तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं कि किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कार्य करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस प्रकार से डीएनए को काटते हैं। देखिए, एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों जिनको जोड़ना है कि एक ही स्थान पर काटने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज दो भिन्न जातियों के डीएनए को पहले काटता है और एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक ही प्रकार के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को दो अलग अलग डीएनए पर पहचान करके काटता है। यदि दो भिन्न भिन्न जाति के डीएनए हैं और एक आरई से उनको काटना है तो वह आरई जो है वो उनके विशिष्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को दोनों प्रकार के डीएनए में पहचान कर विशिष्ट जगह से काटेगी और विजातीय डीएनए वांछित डीएनए यानी कि यात्री डीएनए जिसको कह सकते हैं, जिसको हम फॉरेन डीएनए हम कह सकते हैं, जिसको हम डिज़ायर्ड जीन कह सकते हैं या डीएनए कह सकते हैं, उसको हम वाहक यानी कि वेक्टर डीएनए एक ही प्रकार के आरई से काटे हुए होने चाहिए। तो जिन दो डीएनए को हम जोड़ना चाहेंगे बाद में, तो उनको पहले हमें काटना है और काटने के लिए एक ही प्रकार की आरई का उपयोग हमें करना चाहिए। वेक्टर डीएनए और वांछित डीएनए दोनों के दोनों डीएनए को जब हमें काटना हो तो ध्यान रहे एक ही प्रकार के आरई यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से उनको काटा जाना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल, ई को आर फर्स्ट डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और वो कौन सा है, GAATTC के रहने पर डीएनए के नाइट्रोजनिक क्षारक G और A के बीच में से काटता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर उदाहरण से देखिए, समझिए इस चीज़ को। देखिए, ये संवाहक डीएनए है यानी कि वेक्टर का डीएनए है काफ़ी लंबा, और इसी प्रकार से हमारा ये फॉरेन डीएनए है। इन दोनों डीएनए को एक ही प्रकार की आरई, देखिए यहाँ पर लिख रखा है ई को आर फर्स्ट और यहाँ पे भी लिख रखा है ई को आर फर्स्ट। इन दोनों प्रकार के बाहरी डीएनए को या फिर डिजायर्ड डीएनए को, फॉरेन डीएनए को हम किससे काटेंगे, ई को आर फर्स्ट से, और जिस संवाहक डीएनए में इस वांछित डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को हमें जोड़ना है, उसको भी हम ई को आर फर्स्ट से ही काटेंगे। यानी कि समस्त प्रकार के जिन दो डीएनए को हम जोड़ना चाहते हैं बाद में या अभी काटना चाहते हैं, तो उनको एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से हम काटेंगे। तो जैसे ही ई को आर फर्स्ट इन दोनों डीएनए को काटता है तो एक विशेष अनुक्रम से वो पहचानता है। पहले ध्यान से देखिए, ई को आर फर्स्ट जी और ए के बीच में से देखिए यहाँ से काटेगा तो ये वाला जो पोर्शन है इतना इतना, एक और बार मैं बना देता हूँ, ये यहाँ जी से और ए के साथ में चलते हुए और यहाँ से इस भाग को हटा देगा, इस भाग को यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ये और ये जी, तो शेष बचा हुआ भाग देखिए, ये जी के साथ सी कनेक्ट है, TAA ये वाला बचेगा और पूरा लंबा डीएनए पीछे की साइड में। इसी प्रकार से ये ई को आर फर्स्ट भी ऐसे ही करेगा, जी और इस ए जी के बीच में काटेगा, ए जी और जी ए के बीच में से काटेगा और इस प्रकार से काटने पर ये वाला सेगमेंट जो है वो हट जाएगा और आपको रिजल्ट के रूप में ये डीएनए मिलेगा। और ऐसे सिरे ही चिपचिपे सिरे कहलाते हैं, क्योंकि डीएनए को काटने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजनिक क्षारक जो हैं वो अयुग्मित रह जाते हैं, और ऐसे चिपचिपे सिरों वाले डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज की सहायता से, किसकी सहायता से, डीएनए लाइगेज की सहायता से दो चिपचिपे सिरे वाले डीएनए को आसानी से जोड़ा जा सकता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दो भिन्न जाति के डीएनए को जिनके सिरे चिपचिपे हैं उनको किससे जोड़ा जाए, तो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम इसका आंसर होगा। डीएनए लाइगेज इस डीएनए यानी कि ये था हमारा वेक्टर डीएनए और ये था डिजायर्ड डीएनए, इन दोनों को ये डीएनए लाइगेज क्या कर देगा, जोड़ देगा। यहाँ से देखिए
और इस प्रकार से दो भिन्न जाति के जब डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, या फिर आपको कहा जाए कि वेक्टर डीएनए और डिज़ायर्ड डीएनए, जिसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, वांछित यानी कि डिज़ायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं, इसको हम यात्री डीएनए भी कह सकते हैं, पैसेंजर डीएनए है। और ये जो डीएनए है इस वेक्टर डीएनए के साथ, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज कार्य करेगा, और इन दोनों के जुड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उस डीएनए को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और वीडियो जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें कहा गया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हैं। इसको हाइब्रिड यानी कि संकर डीएनए हमने क्यों कहा, क्योंकि दो भिन्न जाति के डीएनए को हमने जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया है, और इसी वजह से इसको संकर डीएनए यानी कि हाइब्रिड डीएनए भी हम कह सकते हैं। और ये एक अतिरिक्त नाम यहाँ पे आया है काइमेरिक डीएनए। तो हमने यहाँ देखा कि दो भिन्न जाति के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से, जो कि एक ही प्रकार की होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अगर आप अलग अलग डीएनए पर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, एक डीएनए पर आपने जैसे कि वेक्टर डीएनए पे एक अलग आरई इस्तेमाल की, और आपने डिजायर्ड डीएनए को काटने के लिए आपने एक अलग आरई इस्तेमाल की, तो उन डीएनएज को जो कटने के बाद हैं वो आसानी से डीएनए लाइगेज उनको नहीं जोड़ पाएगा। अतः दोनों के दोनों डीएनएज जो हैं वो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कटे हुए होने चाहिए। यहाँ एक चित्र के माध्यम से फिर से इसी बात को दोहराया गया है। ध्यान से देखिए कि माना ये एक बाहरी डीएनए है और ये हमारा वेक्टर डीएनए है। ओके, जैसे कि आपने ऊपर लिया था, ये दोनों अपनी विशिष्ट आकृति में हैं, तो हम इनको एक ही आरी से काटेंगे। ध्यान से देखें, हमें इनको एक ही प्रकार की आरी से काटना है। यहाँ लिखा है कि इस वेक्टर डीएनए, इस वाले वेक्टर डीएनए और जो इधर की साइड में था डिजायर्ड डीएनए, इन दोनों को एक ही आरी, बाहरी डीएनए हो ये वाला और वाहक डीएनए जो ये है सर्कुलर प्लाज्मिड, को विशिष्ट जगहों से वो काटेगा। तो यहाँ से देखिए प्लाज्मिड जो है वो कट चुका है, और जो वेक्टर डीएनए है उसके भी 3 खंड हो चुके हैं, ए बी सी हम उनको नाम दे रहे हैं। और ये जो ए बी जी सी सेगमेंट्स हैं डीएनए के, उनमें से हम एक डीएनए को सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा फॉरेन डीएनए सेगमेंट होगा, वो हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा। तो जो हम बाहर से डीएनए लाए थे उसको आरई से काटेंगे। ध्यान रहे एक ही प्रकार की आरई से ये काटे जाने चाहिए, और एक ही प्रकार की सेम आरई से हमारा जो है वो क्या काटा जाना चाहिए, वेक्टर डीएनए काटा जाना चाहिए, जो कि प्लाज्मिड होता है। वेक्टर यानी कि वाहक डीएनए के रूप में अधिकांशतः प्लाज्मिड इस्तेमाल होते हैं, और इसके प्रकार हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसको भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से काटा है। जिस आरी का इस्तेमाल हमने इनको काटने के लिए किया, उसी आरी का इस्तेमाल इसको काटने के लिए किया। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम प्लाज्मिड डीएनए को आरी से काट देते हैं तो यह पुनः वृत्ताकार होने की क्षमता रखता है, और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसकी वर्ताकार बने रहने की परिस्थिति जो है, प्रवृत्ति जो है वो समाप्त हो जाए। देखिए अब डीएनए लाइगेज इन दोनों सेगमेंट्स को जोड़ देगा। जो वाहक डीएनए था वो ये वाला, और जो वांछित डीएनए के ए बी सी में से हमने जिसको सेलेक्ट किया था उसको हम यहाँ पर फॉरेन डीएनए के रूप में जोड़ देंगे। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को हमने डीएनए लाइगेज की सहायता से यहाँ पर जोड़ दिया है। और डीएनए लाइगेज की सहायता से जैसे ही हमने इस वेक्टर डीएनए में ये कौन सा डीएनए जोड़ा, हमने फॉरेन डीएनए, इसको हम पैसेंजर डीएनए भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसको डिजायर्ड डीएनए भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कौन सा गुण प्राप्त करना चाहते हैं। और तत्पश्चात इन दोनों के जुड़ने, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के जुड़ने पर आर डीएनए बनता है। क्या बनता है? आर डीएनए, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम हाइब्रिड डीएनए, जिसे हम काइमेरिक डीएनए कह सकते हैं। फिर इस डीएनए का यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। हमने साधन पढ़े हैं
जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 साधन। सबसे पहला साधन हमने पढ़ा था एंजाइम, जो कि हमने पिछले 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और दूसरा जो साधन है वो है वेक्टर। दूसरा जो साधन है वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी हम रख रहे हैं कि वेक्टर एक ऐसा डीएनए है जो वांछित डीएनए को जोड़ करके और परपोषी कोशिका में, जो तीसरा जो साधन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सक्षम परपोषी कोशिका होस्ट सेल जो है, तो हम जो भी वेक्टर के साथ वांछित जीन जोड़ते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं उसको हम अंततः परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, जिससे उस परपोषी कोशिका का रूपांतरण हो जाता है, उसमें नए गुण आ जाते हैं। और जब परपोषी कोशिका को एक संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है तो वह परपोषी कोशिका विभाजित होती है, अपना गुणन करती है और हमें ये वांछित जीन जो है इसकी अभिव्यक्ति के पश्चात नए प्रोडक्ट प्रदान करता है। ये हमने जो वांछित जीन डाला है वो नए प्रोडक्ट प्रदान करता है, तो इसलिए हम नई जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।